बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मफाहमत की कोशिश है, दूसरी तरफ हार्ड स्टेट की एक लाइन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कोशिशें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी ये बात की है कि हम जो है बेहतरी की तरफ जाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले में हमारी जो मुलाकातें मसदूद कर दी गई थी, कोई हमें नहीं रोक सकता कि वो हम बयानियाँ ला के बाहर ना सुनाएं। उनके मुताबिक शेख वकास अकरम ने जो कल गुफ्तगू की थी उसमें ये बात की कि हम आगे बढ़ने के लिए एक फाइनल कॉल तो देने वाले हैं, लेकिन उसके खदोखाल वजह होने और उसकी सरबराही किसके पास होगी, ये एक अहम जुज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ अवामी सियासत की पॉलिसी अपनाए हुआ है, दूसरी तरफ हुकूमती सियासत की पॉलिसी है, तीसरी तरफ मफाहमत कार की बातें हैं। किस तरफ को मंजरनामा जाएगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार अभी जो दिखाई दे रहा है, इसमें आने वाले दिनों में तब्दीली क्या दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन यासर एक चीज तो बड़ी क्लियर है और वाज़ेह है, मैं बता दूं आपको कि 15 अप्रैल ये दिन आप ज़हन में रखिएगा। 15 अप्रैल तक आपको हुकूमती इत्तेहादी जमातों में से कोई जमात जो है वो हुकूमत को छोड़ती हुई नजर आएगी, हुकूमत को अलविदा कहती हुई नजर आएगी। ये बड़ी क्लियर और वाज़ेह लाइन जो है आपको नजर आ जाएगी। और 15 अप्रैल के बाद आपको पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा फर्क नजर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सारा कुछ होने जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने, मैंने जिस तरह कल कहा था, अगर उसने पीपल्स पार्टी ने अपना सिंध कार्ड बचाना है तो उसको सिंध कार्ड बचाने के लिए हर सूरत में उसे अलविदा कहना होगा हुकूमती इत्तेहाद। और उसके लिए अगर उन्हें कोई कुर्बानी देना पड़ी तो उसके लिए भी तैयार है। ऑलरेडी बलोचिस्तान नहीं, कुर्बानी सर क्या देंगे? गवर्नरशिप छोड़ देंगे, सदारत छोड़ देंगे, चेयरमैन सेनेट छोड़ देंगे? ना चेयरमैन सेनेट छोड़ देंगे, ना सदारत छोड़ेंगे। हाँ, गवर्नरशिप छूट जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नरशिप छोड़ देंगे। वो 2 सूबों की गवर्नरशिप छोड़नी पड़े वो छोड़ देंगे। उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जो अजीज है तो वो है इस वक्त के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा अजीज जो है वो सिंध है। वो कहते हैं कि हमारी बुनियाद सिंध है। अगर हमने सिंध की बुनियाद पर इलेक्शन आगे लड़ना होता है, सिंध में हमें हमेशा हम जीतते हैं। और अगर सिंध कार्ड हमसे खत्म हो गया, जो इस वक्त खत्म हो रहा है, जो इस वक्त की सूरत हाल है, वहां पर सिंध के जो लोग हैं वो खुलकर अब इसका इजहार करें। इवन पीपल्स पार्टी की जो कारकुन है, आप देखें कल जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने क्या कहा? वो गिरफ्तारी किस चीज पे हुई है? वो अब अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गया कि पार्टी के अंदर जो है लोग गलत काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोग इस तरह कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोग इस तरह कर रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपना सिंध कार्ड बचाने के लिए अब ये फैसला करना होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी, ये लफ्ज मदाकारों ना चाहते हुए भी चाहती है कि ये फैसला कर ले। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान था कि जनाब हम हर सूरत में हम मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं, हम एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, उससे पहले अगर आप उनकी 4 से 5 तकरीर निकाल के देख लें तो उसमें तो वो बानी तरीके इंसाफ को कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, ये इंतहाई खतरनाक है, ये पाकिस्तान के लिए नागरेज है, ये फलां है, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में जो है ये काबिल कबूल नहीं था। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली आना क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे समझते हैं कि अगर हमने जो तरह वकास अकरम ने कल कहा था कि सिंध में अब सिर्फ एक ही कार्ड चलेगा, वो होगा इमरान खान का कार्ड, तहरीक इंसाफ का कार्ड। तो यही सिलसिला अब ये चाहते हैं कि हम एक मुफाहमत पैदा करके एक नजर उस तरफ से इस तरफ कर दें, यानी उससे ध्यान हटा दें और हम एक ऐसा कर दें कि हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, फिर हम इकट्ठे होकर कहेंगे जनाब इस मामले को हल करने के लिए करें, ताकि हमारी जात पे ना आए, बाकियों पे आ जाए और उसका एक नई सियासी गेम भी बचे। लेकिन इस चीज को तहरीक इंसाफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जान चुकी है। दूसरा, आप उस बयान को मत इजी लीजिएगा जो बयान एमन वली खान ने दिया कि उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल के इजलास में क्या बात हुई और हमारे बड़े वो अदारा जो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है उस अदारे की तरफ से क्या कहा गया। ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें आप अगर देखें तो आपको इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे कि हुकूमत जो है उसके पास कितना वक्त है, हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत जो है जो एक पेज वाला लफ्ज़ था वो किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी, मैं आपको एक लफ्ज अदा कर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत का साथ छोड़ना पड़ेगा। या 2 चीजें होंगी, या हुकूमत का साथ छोड़ना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से चला जाएगा। और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वर्कर जो सिंधी वर्कर है, जो सिंध से तल्लुक रखता है, या तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाएगा या वो जीडीए की तरफ चल जाएगा, या जो भी वहां पर सिंध के हवाले से उस मामले पे खेलेगा उसकी तरफ वो लोग चले जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और नंबर 1। नंबर 2,
आप बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान का किरदार और पीपल्स पार्टी का क्या आने वाले दिनों, पीपल्स पार्टी का किरदार तो वाज़ेह हो गया। एक और खबर आपको ब्रेक कर दूं आपके प्रोग्राम में। खबर यह है कि बड़ा राब्ता हुआ है एक इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में होने वाला जो बड़ा राब्ता है, इसके हवाले से जो मेरे पास जराए हैं वो इस बात का इंकिशाफ कर रहे हैं कि वो बड़ा राब्ता जो है वो अली अमीन गंडापुर से हुआ। और अली अमीन गंडापुर आप गौर करें ना, आप बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इस्लामाबाद में भी देते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम जो है इस्लामाबाद के साथ साथ वो बाकी जो नहीं राणा साहब, हुकूमती हलकों की तरफ से हुआ। बस मैं अभी कोई नाम बताने की मैं पोजीशन में नहीं, मैं नाम बता नहीं सकता, लेकिन चलें ये बता दें कि फिर माजी के रवाबित से ये किस हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी के बहुत से राब्ते अली अमीन गंडापुर के थ्रू होते रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता रहा, क्योंकि आखिरी फैसला, हतमी फैसला तो खान साहब के हाथ में, खान साहब के हाथ में होगा। अभी एक राब्ता हुआ है, उस राब्ते के हवाले से हो सकता है कि आपको कल खबर मिल जाए कि अली अमीन गंडापुर अरियाला जेल पहुंच गए मुलाकात के लिए। हो सकता है आज रात को आपको खबर मिल जाए, लेट नाइट आपको खबर आ जाए कि अली अमीन गंडापुर जो है लेट नाइट जो है दरवाजे जेल के खुल गए हैं। आपको ये भी खबर आ सकती है कल नहीं तो परसों चले जाए। वो पैगाम जो राब्ता हुआ है, उस राब्ते के हवाले से कोई बड़ा पैगाम है, जिस पैगाम के हवाले से अली अमीन गंडापुर एक हंगामी मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर अपना एक बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, और एक वो रोल जो उनको जिस रोल को रोकने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों की तरफ से, कुछ सियासी मुखालफिन की तरफ से, लेकिन अली अमीन गंडापुर उसमें कामयाब हुए हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा राब्ता हुआ है, अभी तक उस राब्ते को ये ऑन नहीं कर रहे, इसलिए नहीं करेंगे कोई भी कि जब तक बानी से नहीं मुलाकात हो जाती। और अगर आप देख लें कि 1 या 2 दिन में अचानक से एक बड़ी मुलाकात बानी से हो जाती है बैरिस्टर गौहर साहब की या अली अमीन गंडापुर की, तो आप इस बात पे फिर आपको ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि वो कोई बड़ा मैसेज लेकर गए, और जो बड़ा पैगाम लेकर गए हैं वो पैगाम इसी मुलाकात के हवाले से, जो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। और ये जो ब्रेक थ्रू होने वाला है, इस ब्रेक थ्रू में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई है, और ऐसी तब्दील हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा राना साहब, ये अभी तक कल बात शेख वकास अकरम कर रहे थे कि अभी तक ये तय नहीं पाया कि सरबराही अपोजिशन इत्तेहाद की किसकी तरफ जाएगी, और इस ज़िमन के अंदर अभी फैसला होना बाकी है, तो किस तरफ को जाएगी सरबराही? जी मैं बता दूं, यहाँ मौलाना फजल रहमान या महमूद खान अचकज़ई, ये दोनों नाम लिख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान या महमूद खान अचकज़ई, तहरीक इंसाफ किसी जगह पर डेड लॉक पैदा नहीं करेगी, ये फैसला हो चुका। किसी जगह पर भी डेड लॉक पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि जो उनके साथ सियासी जमातें आ रही हैं उनको इत्मीनान दिया जाए, और इसका फैसला जो है वो बिल्कुल छोड़ेंगे महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान पर। दोनों में से जो मर्जी जो है इसकी सदारत या चेयरमैनशिप कर ले, ये भी हो सकता है एक चेयरमैन हो जाए और एक सदर हो जाए, ये भी हो सकता है मतलब ये। लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि तहरीक इंसाफ इस मामले में डेडलॉक पैदा नहीं करेगी, और अगर उन्हें ये सरप्राइज देना पड़ी महमूद खान अचकज़ई को या मौलाना फजल रहमान को, तो वो दे देंगे। ज़हन में रखिएगा, अगर महमूद खान अचकज़ई सदारत लेते हैं, जो चेयरमैनशिप लेते हैं, ये सरबराही लेते हैं, तो मौलाना फजल रहमान उस पर इतराज नहीं करेंगे, और अगर मौलाना फजल रहमान लेते हैं तो उस पर तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई इतराज नहीं करेंगे, और कभी इम्कान है इन दोनों में से एक जो शख्स है उसको सरबराही दी जाएगी। ये खबर जो है ये खुद तस्दीक शुदा खबर इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन रहनुमा जो है उन्होंने खुद मुझे इस खबर के हवाले से बताया है कि ये सब कुछ जो है इस तरह हो सकता है, और इस पर बाकायदा कई चीजें फाइनल हो चुकी हैं। और इस पर अच्छा राना साहब एक आखिरी सवाल ये कि पीटीआई से मुतल्लिक आज़म सवाती साहब कहते हैं पीटीआई का कारकुन जो है वो मौजूदा क़यादत से इंतहाई नाराज़ है, नफरत करता है। कल बाबर अवान साहब अंदर जा रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज़ उठाया, जी नहीं आप नहीं जा सकते अंदर, आप कैसे जा सकते हैं। उनसे कहा कि ये कैसे जा रहे हैं। आज़म सवाती साहब का नाम उधर मौजूद नहीं था उन लोगों में, हालांकि वो बाकायदा तौर पे मुलाकातियों में शामिल भी थे। तो ये किस तरफ को जाती है, अंदरूनी चपकल दिखाई देती है? कुछ नहीं होगा, ये हज़ारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये सियासी चीज़ें जो है ना, ये बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि तहरीक इंसाफ इससे टूट जाएगी, नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, और इमरान खान ये इसमें कोई शक नहीं कि कारकुन जो है वो बिल्कुल इसमें तैयार बैठा है कि हमें एक फाइनल कॉल दी जाए, कॉल कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, हमें एक फाइनल कॉल दी जाए, हम उस पर चलेंगे। वो फाइनल कॉल की वजह से कि अभी क़यादत क्यों निकाल दे रही, लेकिन क़यादत जो है वो ही निकाल देगी जब इमरान खान कहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं।
इसी में शामिल गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली सरफराज साहब ने किया। अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, गुफ्तगू हो रही थी, बात ये हो रही है कि कल मुलाकात में बाबर अवान साहब जाने लगते हैं, उन पे सलमान अकरम राजा साहब एतराज़ उठाते हैं, क्यों, इनका नाम क्यों, तलखी भी होती है जेल हुकाम से, फिर उन्हें रोक लिया जाता है, 4 बंदे अंदर जाते हैं, पीछे सलमान अकरम राजा साहब देखते हैं बाबर अवान साहब आ रहे हैं, वो फिर वहाँ पे कह देते हैं मामला गड़बड़ है, मैं इस पर एहतजाज करूँगा। आज़म सवाती साहब का नाम कल की फहरिस्त में नहीं था, फहरिस्त में था, जाने की इजाज़त नहीं थी। सवाल ये है कि आज़म सवाती साहब कहते हैं मौजूदा क़यादत से PTI कारकुन नफ़रत करते हैं। जब इस तरह की मरकज़ी क़यादत बयानात दे और इस तरह की बातें बाहर आएँ तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। यासिर साहब, देखिए बात ये है कि हर चीज़ की ना किसी ना किसी शख्स की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, और हमारे केस में जिम्मेदारी खान साहब से मुलाकातों की उनको दी गई है सलमान अकरम राजा साहब को कि लिस्ट वो प्रोवाइड करेंगे। अब मैं भी PTI में हूँ, आज़म सवाती साहब भी PTI में हैं, लेकिन अब मुझे भी खान साहब से मिले हुए जब से मैं MNA बना हूँ मैं नहीं मिला, लेकिन मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं अपना नाम जाके लिस्ट में डाल दूँ। सलमान अकरम राजा साहब प्रिंसिपली किसी चीज़ के साथ डिसएग्री करते हैं जेल हुकाम के साथ, तो वो ठीक बात है कि अगर मैंने, जब ड्यूटी मेरी है और मैंने एक नाम देना है और मैंने ये नाम नहीं दिया, वो कहा किसी का भी हो, तो वो कहाँ से डला और किस तरह प्रायोरिटी चेंज हुई, जबकि खान साहब ने कहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मेरा नाम सलमान अकरम राजा साहब प्रायोरिटी में नहीं डालते और मुझे उस बात पे सलमान अकरम राजा साहब पे गुस्सा हो तो वो एक अलग बात है। ठीक, और दूसरी तरफ आपने उसका जवाब नहीं दिया कि मौजूदा क़यादत से PTI कारकुन नफरत करते हैं। ये तो फिर इसी तरह नहीं, ये तो उसी बात की कड़ी है ना आगे, कि जब उनको इस बात पे उनकी नाराज़गी थी कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला गया, या मेरा नाम अगर डल गया था किसी और वाया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब सर मौजूदा क़यादत के अंदर मौजूद हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तो उनके लिए फाइट कर रहे थे आज़म सवाती साहब के लिए। मैं इससे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि उन्होंने अगर पहले से किसी का नाम डाला हुआ था, आज़म सवाती साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं, आज़म सवाती साहब शायद ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज सीनियरिटी अगर वो लास्ट मिनट पे आके कोई लिस्ट में कुछ चेंजेस करवाना चाहें तो उनका प्रोरोगेटिव है या उनका बनता है। मैं अली भाई शायद मामला सही से समझा नहीं पा रहा। आज़म सवाती साहब का नाम सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से था, लेकिन आज़म सवाती साहब को मिन्हा करके बाबर अवान साहब को जेल अमला अंदर भेज रहा था। वो तो आज़म सवाती साहब की साइड ले रहे थे कि उनका नाम है, उनको अंदर जाने दें। वो मौजूदा क़यादत में फिर इट्स अंडरस्टूड, कॉमन सेंस की बात है कि वो सलमान अकरम राजा को रेफर नहीं कर रहे थे, वो किसी और शख्स को कर रहे होंगे जिसने उनका नाम कटवा के दूसरा नाम उनकी जगह डलवा दिया होगा, क्योंकि कई दफ़ा वहाँ पे लिस्टों का ऊपर इतना केओस है और खान साहब से मुलाकातों पे जेन्युइनली एक इशू है जिसको हम बार बार रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि सलमान अकरम राजा साहब की तरफ वो रेफर नहीं कर रहे होंगे, वो दूसरे क़यादत की तरफ कर रहे होंगे जिन पे उनको शक होगा कि उन्होंने उनका नाम निकाल के बाबर अवान साहब का डाल दिया। अच्छा, कल की मुलाकात के बाद आपको लगता है कि वो मुलाकात का हवाल उस तरह सामने आया है जिस तरह माजी की मुलाकातों का आता था, या फिर वो एक नई डायरेक्शन के हवाल बयान नहीं किया जाएगा, अब हर जगह पे ज़बानें सल्ब है, इक्का दुक्का सिर्फ बोलेंगे? देखें फ़र्क तो है, मैं ऐसी गलत बात करूं लेकिन अब क्या करें, एक आपके लार्जर बेंच का एक फैसला जब आया है कि वैसे ऐसा फैसला हमने कभी तारीख में सुना नहीं, ना ही ऐसा कभी हुआ और ना ही हम कभी सोच सकते थे कि ये भी हो सकता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हर किस्म का अटैक PTI पे और PTI को अब खान साहब की आवाज़ को रोकना, और अब खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। अब अगर ये फैसला है तो मायूब सा फैसला, लेकिन अगर ये फैसला ऐसे आया कि जी आपने अडयाला के बाहर खड़े होकर बात नहीं करनी और हम मसलहतन ये समझते हैं कि बजाय कि हम अपनी आवाज़ बिल्कुल ही बंद करवा दें या अब जोर आजमाई के साथ खान साहब से मुलाकातों को रोक लिया जाए, तो ठीक है, हम अगर वक्ती तौर पे अगर वहाँ अडयाला के बाहर खड़े होकर बयानबाजी नहीं करते या खान साहब से जो गुफ्तगू हुई उसको बयान नहीं करते और 1 घंटे के बाद किसी टॉक शो पे कर देते हैं, तो ठीक है, ये भी कोई शायद मसलहत इस हद तक कामयाब रहेगी। कम अज़ कम इस मुल्क के अवाम को अपने हकीकी वज़ीर आज़म का, जिसको उन्होंने वोट देकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया और जिसको ज़बरदस्ती जेलों में रखा जा रहा है, उसकी आवाज़, उसका बयान, उसका मौक़िफ़ पब्लिक तक पहुँचेगा तो सही, चलो आधा घंटा बाद पहुँच जाएगा, बदनसीबी है लेकिन ऐसा ही है। अच्छा अली सरफराज साहब, ये जो आपका इत्तेहाद बनना है,
अब इस इत्तेहाद से पहले अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफ़हाम तफ़हीम के लिए आपसे राबिता करती है तो किस तरह का जवाब देंगे? वो तो कहते हैं कि पैचअप करवाने के लिए, ये तमाम तर मामलात रिज़ॉल्व करवाने के लिए, किसी हद तक सियासी अनारकी को कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, और सुनने में है कि किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पॉजिटिव जवाब देंगे या फिर माजी की वही रिवायत कि नहीं, इनके साथ तो नहीं? जनाब यासिर साहब, पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करेगी। मुझे पता है पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हर रोज अब हुकूमत को कहती है हर वो काम जो गलत होता है। जब नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश होती है और पीटीआई के मेंबरान इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम जब बुलंद आवाज में कहते हैं कि ऑल्दो यू आर एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद नेशनल इश्यूज पे, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, साथ ही उस चीज को कोई ना कोई सैबोटाज करता है, हम तो पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? हमने तो पहले ही अपने जो नाम दिए थे उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के लिए, वो इस चीज का सबूत थे। दोनों चीजों को हम पैरेलल लेके चल रहे थे, साथ हम उनको नाम भी दे रहे थे ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि हम वी एक्चुअली मीन बिजनेस। और अगर हमने कहा है कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, लेकिन हमारी साथ ये भी शर्त थी कि हमारी जो खान साहब से मुलाकात ड्यू है वो करवा दो। अच्छा, बाकी बात इनमें कोई इनको इंटरेस्ट ही नहीं था में बिठाने का, ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा है। और दूसरी बात, जो पीपल्स पार्टी अब खुद हर गुनाह में शरीक है, लेकिन हर 2 मिनट के बाद पीपल्स पार्टी आगे कि जी हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि हुकूमत सारों के अंदर कंसेंसस रहे। ये बात सुनने की हद तक तो बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स का रोल होता है कंसेंसस बिल्डिंग करवाना, जिम्मेदारी हमेशा हुकूमतों पे होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये भी कही जाती है कि हम हुकूमत से बड़े नाला हैं कि हुकूमत ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रही। बैठना भी हुकूमत में है, नहरें निकालनी है, हुकूमत को कहना ना निकालें, बंद कमरे में बैठ के साइन कर देने, अपने प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर से नहरों वाला मामला आगे चल रहा है। वहां असेंबली में तकरीर हो रही है कि जनाब, क्योंकि सिर्फ सिंध के लोगों को कहानी सुनाने के लिए कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो गया। इसी तरह ही जो चीज बैकलैश करेगी पीपल्स पार्टी भी। अब मुझे तो थोड़ा थोड़ा तरस नून लीग वालों पे भी आ गया। सर, ये इल्मे नजूम कब से शुरू कर दिया आपने अली साहब? इल्मे नजूम नहीं है जी, ये सियासत है। समझ आती है, वेस्टेड इंटरेस्ट है दोनों पार्टियों का। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, ये गुजारा चलना ही ऐसे है। इनका गुजारा नहीं है एक दूसरे के बगैर। अब इन दोनों दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको लगता था मौलाना के साथ बैठेंगे? नहीं, मौलाना का लगता था। मौलाना का इसलिए लगता था कि इन दोनों जमातों ने मिलकर मौलाना को धोखा दिया था। मौलाना साहब भी इनसे बड़े नाला हैं। मौलाना साहब इनकी कहानी, सर अगर यही बात पीपल्स पार्टी भी कह दे तो मौलाना साहब का लगता था। अगर पीपल्स पार्टी भी कह दे कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, ये कह के वो नून लीग को छोड़ के आपके पास आ जाए तो? पीपल्स पार्टी तो सियानी जमात है। पीपल्स पार्टी के पास तो सारे आईनी ओहदे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गवर्नरियां, सदारत और मौज कर रहे हैं, और बुरा बुरा अच्छा खाई जा रहे हैं, बुरा बुरा थू करी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो गया ही कुछ नहीं ना। पीपल्स पार्टी तो टका के एंजॉय कर रही है। पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? मौलाना साहब का मसला समझ आता है, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है। पार्टी कह रही है पीपल्स पार्टी। चले एमकेएम को ही दोबारा से हेलो हाय कर लें। हम देखें, अगर कोई पार्टी भी इस धांधली शुदा इलेक्शन के खिलाफ आवाज उठाती है और हमारे साथ मिलके अवाम की राय के मुताबिक, पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक अगर बात करते हैं, अभी तो अपनी जितने लोग इस वक्त हुकूमत में, अभी तो वो एंजॉयमेंट फेज में से गुजर रहे हैं ना। दे डोंट केयर कि इलेक्शन में क्या हुआ, पब्लिक क्या हुआ। मुझे मेरी वजारत चाहिए, अगर मुझे मिल गई तो बस मेरे लिए सब अच्छा है। लेकिन जिस दिन इनमें से किसी जमात को भी थोड़ा सा एहसास हो गया, और वैसे ही एक अननेचुरल किस्म का अलायंस है, ये किसी न किसी वक्त हो जाना है, इन्होंने लड़ पड़ना आपस में, क्योंकि बंदर बांट ही है ना, उसी की लड़ाई है। अब हकीकत में जीता कोई भी नहीं है, जो जीते हुए वो तो हमारे जैसे बाहर बैठे हैं। मेजॉरिटी वोट तो इमरान खान का है, वो बैठा है जेल में। बाहर जो बंदर बांट के ऊपर ही लड़ाइयां होती हैं, वो हो जानी है कभी ना कभी। अगर आप मुल्क के अवाम का सोच के ऑपोजिशन अलायंस बनाएंगे या आइन की बालादस्ती के लिए बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। चले, अगर आपको ये लगता है कि अवाम की बालादस्ती के लिए वो अलायंस बनाएंगे तो ये मुश्किल मंजरनामा दिखाई देता है। देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कौन सा मंजरनामा बना ले। ठीक, मुस्तकबिल करीब में कौन सा मंजरनामा बनता है। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सवाल वही है कि एक तरफ हुकूमत और हुकूमत का इत्तेहाद, हुकूमत के इत्तेहाद में मौजूद बशमूल जमातें जिनका ताल्लुक़ अपने इलाके से भी बहुत मजबूत है और वो वहाँ की सियासत को भी परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैसले होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है, माजी करीब में जो वादे वाइद किए गए थे उसकी तकमील नहीं होती। अब जब उसकी तकमील नहीं होती तो बहुत से गिले जो हैं वो हलकूम से निकलते हैं, नारों की सूरत भी इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन सुनने वालों की समातों पर असर नहीं रखते। ये एक हकीकत पसंदाना क्या सोच है या ये एक ऐसा मुबहम मंजरनामा है कि जिसकी कई परतें खुलेंगी तो मालूम पड़ेगा कि असल हकाइक इसके अंदर क्या मौजूद थे, चाहे वो नहरों के मसाइल हों, चाहे वो गुर्बत के मसाइल हों, चाहे बेरोज़गारी के मसाइल हों, चाहे मुआशी मंजरनामे के हों, चाहे पावर शेयरिंग के मसाइल हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशुमार मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानों पर जूं तक ना रेंगी। बुनियादी वजूहात क्या हैं? अब पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करना चाहती है या क्या किरदार अदा करने जा रही है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब ने। रज़ा हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा हारून साहब, सबसे पहले सवाल तो ये कि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हो चुका, एलामिया जारी हो चुका, पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, वो भी मौजूद थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे, बस महमूद खान अचकज़ई नहीं थे, आप अख्तर मेंगल साहब नहीं थे या पीटीआई नहीं थी। अब पीटीआई का दर्द बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिखाई देता, माजी के बयानात में भी दिखाई नहीं देता, हाल में अगर होने लगे तो ये हमें मालूम नहीं। तो दोबारा से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की जो फरमाइश की गई है या जो सिफारिश पेश की गई है, ये किस बेहतर मंजरनामे के लिए? यासिर भाई, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस पे, उसके बाद जो सबसे अवलीन ज़रूरत थी वो नेशनल कंसेंसस नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करने के लिए थी। इसी हवाले से नेशनल सिक्योरिटी का जो है वो इजलास बुलाया गया। बदकिस्मती से वहाँ हमारे कुछ दोस्तों ने, जिनका आपने नाम लिया, पीटीआई ने, अचकज़ई साहब ने और अख्तर मेंगल साहब ने शिरकत करना मुनासिब नहीं समझी, उनका अपना फैसला था। तो एक मैसेज ये गया और इसको बड़ा फिर क्रिटिसाइज भी किया गया कि मुल्क की बड़ी सियासी जमात है पीटीआई, जब वो उसमें शामिल नहीं थी तो फैसला जो है कंसेंसस का फैसला नहीं कहलाएगा। आखिर आई थिंक इसी को काउंटर करने के लिए और दहशत गर्दों के उस नैरेटिव को शिकस्त देने के लिए कि पाकिस्तान की कौम तकसीम है, पाकिस्तान के लीडरान तकसीम है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत अहम कौमी इशूज़ के ऊपर भी मिल बैठने को तैयार नहीं है, तो इससे तक़वियत पहुँचती है दहशत गर्दों के बयानियों के नैरेटिव, उनकी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को। तो उसी को डिफीट करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई कमी पेशी रह गई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज़ पेश की, अपनी खिदमात ऑफ़र की कि वो तैयार हैं ब्रिज का रोल अदा करने के लिए, और उनकी ख्वाहिश है और हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि तमाम सियासी क़यादत, चाहे वो हमसे रूठी भी हो, चाहे हमसे नाराज़ हो, चाहे उनके अपने ज़ाती मफादात हों, पार्टी मफादात हों, कम अज़ कम एक नेशनल इशू पे सब यकजा होकर एक मैसेज दें दहशतगर्दों को कि जी आपके सामने ये पूरी कौम सीसा पिलाएगी दीवार और मुत्तहिद है। तो ये वो कोशिश है बिलावल भुट्टो साहब की, और मुझे खुशी है कि हुकूमत वक्त ने, वज़ीर आज़म साहब ने और दीगर गुज़रान ने भी आकर इसको अप्रिशिएट किया है, और मैं समझता हूँ कि इस कोशिश को कामयाब होना ज़रूरी है। और पीटीआई वाले भी इस पर ज़रा नज़रसानी करें, सोचें और आगे बढ़ें और हाथ मिलाएं, और बेशक अपने इख्तिलाफ़ात रखें, अपनी डिमांड्स रखें, अपनी मांगे रखें, अपने सियासी बयानियों को रखें, लेकिन इस एक इशू पर अगर नेशनल सिक्योरिटी का एक और इजलास बुलाना भी पड़ जाता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के लिए या अपने लिए मामलात तय करने के हवाले से, अफ़ाम तफ़हीम में किरदार अदा करने के हवाले से भी एक पेशकश की है कि पीटीआई के साथ बातचीत कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने वो किरदार अदा करने की बात की है। अब आप इस ज़िमन में क्या समझते हैं कि दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब आएगा या फिर दूसरी तरफ से छोड़िए हुकूमत की तरफ से ही मुस्बत जवाब आ जाएगा? मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से तो मुस्बत जवाब है और आएगा भी और आ भी चुका है। मेरी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी अब तहरीक इंसाफ से, अख्तर मेंगल साहब से, अचकज़ई साहब से, कि वो इस ऑफ़र को नेशनल इंटरेस्ट में, और मैं समझता हूँ कि सब मुहब्बे वतन जमाते हैं, मुहब्बे वतन लीडरान हैं और ये भी इस वाक़े की नज़ाकत को समझते हैं। वो भी चाहते थे ना कि एक एपीसी का इनेकाद किया जाए, वो चाह रहे थे कि वो खुद एपीसी हुए, लेकिन अगर एक एपीसी हुकूमत और पार्लियामेंट से हटकर मुनक़िद की जाएगी तो वो तफरीक का ही इशारा देगी, तफरीक का ही बयानिया बन जाएगी।
तो मैं पूरी उम्मीद हूँ और मैं इसमें मस्बत सोच रख रहा हूँ कि मस्बत एफर्ट है बिलावल साहब की, और मस्बत जवाब मुझे पूरी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब की जानिब से भी मस्बत जवाब आएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पानी के मसाइल के ऊपर बेशुमार आप लोगों के बयानात आए, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, शर्जील साहब का, मुराद सईद साहब का, मुख्तलिफ और लोगों के भी कुछ बयानात ऐसे भी आए जिस पे वजाहतें भी कुछ दी गई। लेकिन आप लोग एहतजाज की सियासत का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। क्या ये समझ चुके हैं कि आपके इत्तेहादी आपकी बात सुनने को कतई तौर पे तैयार नहीं है, तो यही वाहिद रास्ता है जो आपने इख्तियार किया? एहतजाज का जो देखिए ना, एक तो प्रेसिडेंट साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने अपना वाज़े मौक़िफ़ कौमी असम्बली में दे दिया, मुराद अली शाह साहब जो CM हैं सूबे के, उन्होंने भी अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दिया। सब चाहते हैं कि इसमें मुशावरत हो, इसमें कंसेंसस डेवलप हो और CCI का इजलास बुलाया जाए। अब एक अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और सिंध के अवाम ये समझते हैं कि उनकी उमंगों को, उनके रिसोर्सेज को उनसे पूछे बगैर, हर बार उनसे पूछे बगैर पानी जैसे मसले पर भी उनकी उमंगों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो उस एहतजाज को भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए पीपल्स पार्टी ने आज और कल जो है वो सिंध भर में एहतजाज की कॉल दी है। तो ये वो इश्यूज हैं जो रीजनल हैं, जो लोकल हैं, जो साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन जब नेशनल इश्यूज की बात आएगी तो कम से कम उस 1 पॉइंट एजेंडा पे कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है, पूरी सियासी क़यादत मुत्तहद है, पूरी पार्लियामान अपने दारों के पीछे रियासत पीछे पकड़ी है, वहां हमारा जो है कोई इख्तिलाफ नहीं। आप बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी हुकूमत पे डालते हैं, गुर्बत की भी डालते हैं, बेरोज़गारी की भी डालते हैं। एक तरफ कहते हैं मईशत बेहतर समत में गामज़न है, हुकूमत कहती है दादोशुमार अच्छे हैं, बिलावल साहब कहते हैं बेरोज़गारी बढ़ रही। तो सर दादोशुमार अच्छे हैं तो बेरोज़गारी कैसे बढ़ रही है, सरमायाकारी आ रही है तो गुर्बत कैसे हो रही है? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हुकूमत की। और क्या नाम है, ऐलानात हैं या उसके बयानी हैं, पीपल्स पार्टी और समत में। देखिए बात जो है ना वो बड़ी सिंपल है यासिर। अगर आप अपने हुकूमत के और पाकिस्तान के माशी अशारिये देखेंगे तो वो बेहतर हुए और स्टेबल हुए। यही वजह है कि स्टाफ लेवल माहिदा भी IMF ने आपके साथ कर लिया है और अब अगली ट्रांच भी आ जाएगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक तरक्की, माशी तरक्की का काम शुरू होगा। उस वक्त तक जब तक कि ये शुरू नहीं होता और उसमें काफ़ी अरसा लगेगा, ये 1-2 माह की नहीं, ये कई माह की बात है कि आप इस पोजीशन पे आएंगे कि महंगाई पर बाकायदा काबू पा सकें और रोजगार में इजाफा कर सकें। तो उस वक्त तक जब तक ये नहीं होता, जाहिर है कि ये बताया जाएगा कि आज जो है वो रोजगार, महंगाई और गुर्बत सबसे बड़ा मसला है एक आम शहरी का। सर अख्तर मेंगल साहब ने गुज़श्ता दिनों में, वो पूरा उसका माखज़ बयान नहीं करता, उन्होंने गिला किया नवाज़ शरीफ साहब से और जरदारी साहब से कि एक वक्त आप पे था, हम आप लोगों के साथ खड़े थे, हमने आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी, एक वक्त हम पे है और आपकी आवाज़ तक नहीं निकली, ये याद रहेगा। क्या वजह बनी है कि इतनी जो है वो खलीज दिखाई दे रही? अख्तर मेंगल साहब से मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, वैसे भी मैं बड़े हैं हमारे और बहुत मोहतरम सियासतदान हैं। लेकिन देखें अख्तर मेंगल साहब भी रियासत के हिस्सेदार रहे हैं ना, हुकूमतों के हिस्सेदार रहे हैं। और जहाँ वो बात ये कर रहे हैं, आपको याद होगा जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनी थी तो एक पैकेज शुरू हुआ था आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम से, आसिफ जरदारी साहब ने शुरू किया था। फिर आसिफ जरदारी साहब के दौर में ही 18वीं तरमीम आई, फिर उनके दौर में ही NFC अवार्ड आया और उस NFC अवार्ड में तमाम ही सूबों ने, खास तौर पे सबसे बढ़ चढ़कर पंजाब ने अपना हिस्सा जो है बलूचिस्तान के लिए दिया और डेवलपमेंट फंड्स वहाँ पे ज़्यादा के फंडिंग NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ सरकारी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई जा सकती थी, मैं समझता हूँ वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पंजाब की हद तक उस वक्त जो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने इस बात से एग्री किया कि बलूचिस्तान के साथ ताउन करना है, बलूचिस्तान की फंडिंग में इजाफा करना है। तो आज जो वाक़यात हैं उसमें चूंकि अख्तर मेंगल साहब और जो वहाँ लोकल सियासत हो रही है उसमें वहाँ पे ज़्यादातर जो नवाब और सरदार हैं उनका पॉलिटिकल रोल बहुत महदूद हो गया है, बावजूद उनकी अपनी सियासत जो है वो इतनी कामयाब बन नहीं जा रही। तो ये शिकवा तो उनका बनता है कि उनके अपने सूबे के जो सियासी मामला हैं उसमें लीडिंग रोल नहीं रहा।
लेकिन ये कहना कि जी आसिफ जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से, बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से अपना अपना रोल अदा नहीं किया, मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादती है। बहुत शुक्रिया रजा अरुण वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान शेख रोहेल असगर साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल पे पाकिस्तानी जो सियासी मंजरनामा है जिस पे बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। APC के हवाले से बाज़गिश सुनाई देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किरदार अदा करने की बातें करती है कि अफ़हाम तफ़हीम से मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो इस पूरे मंजरनामे में कौन किस समत में खड़ा है, किसकी काविशें जो हैं वो मुस्बत समत में इस वक्त रमादमा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान शेख रोहेल असगर साहब ने। शेख रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रोहेल असगर साहब, आप क्या समझते हैं कि वफाक में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है बेरोजगारी हो रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है और इस तमाम सर का मलबा वो वफाकी हुकूमत के कंधों पे रखती है। आईनी ओहदों के ऊपर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वो कौन सा बेनिफिट हासिल कर रही है और किस किस्म की सियासत कर रही है? सियासत का तो मुझे पता नहीं वैसे, लेकिन वो जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की सियासत थी या बेनज़ीर की सियासत थी, वो बिल्कुल डिफरेंट सियासत थी और बड़ी असूलों की सियासत थी। बस सुल्तान के दिन कम से कम ये कह सकते हैं आपके बड़ी सीधी सादी सियासत थी, समझदारी की सियासत थी। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आप एक सूबे के मालिक भी हैं, अगर आपने उस सूबे में बहुत सारे काम किए हैं तो आप वफाक पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वफाक को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। कराची की सड़कें ठीक कर लीजिए, कराची का पीने वाला पानी ठीक कर लीजिए, कराची के जो गलाजत के ढेर लगे हैं उसको ठीक कर लीजिए। वो तो आपसे होता नहीं है। अब क्या करना चाहते हैं वो मेरी समझ से तो बाला तार है यार। मैं इस सियासत को नहीं समझ, शायद मैं फिर आउटडेटेड आदमी हूँ कि मेरी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं तो सीधी सीधी सियासत करता हूँ, सियासत कम करता हूँ, सीधी सीधी बातें करता हूँ, जो बातें जरा थोड़ा तकलीफ देती हैं। तो लेकिन शेख साहब वो कहते हैं वफाक के जो प्रोजेक्ट हैं कराची के अंदर वो भी पाया है, तकमील तक नहीं पहुंचे, वफाक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। बात यह है कि जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वो वफाक दिखाएगा ना। वफाक कहता है जी आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करें आप अपना, तो जब आप अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे तो वफाक क्या करेगा? अब ये मुझे मेरी समझ से बात आ रहा है, ये मंतक मेरी समझ से बात आ रहा है। और दूसरी बात ये है जब से NFC अवार्ड हुआ है उसके बाद तो सूबा बहुत खुद कफील है। अब देखिए ना, पंजाब में मैं ये नहीं किसी की सताइश नहीं कर रहा, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो मैं सामने देखता हूँ, मंजरनामा देखता हूँ, तो आपके सामने वफाक उनसे कोई लेने तो नहीं जाता। वफाक तो अपनी जो उसकी अर्निंग है या उसका जो NFC अवार्ड है उससे काम कर रहा है ना, वो मैं तो नहीं कर रहा, वो तो अपना काम खुद कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए ताकि आपका नाम हो। आपके देखें ना, बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद है, शक्कर है, कराची है और इस तरह के बहुत सारे शहर हैं। अब बता दीजिए जो कुछ आपने, अब यही बताया है हमने, अगर चोलिस्तान में जो आपका वहाँ हालत है गरीबों की, जहाँ पे मीला मील पानी नहीं है पीने वाला, आप वहाँ पे पानी भेज दीजिए। बस ये सियासत आपने करनी है, इसमें हम नहर नहीं निकालने देंगे, ये पानी गंदा पानी आप अपना सारा जाया कर दें समुद्र में फेंक के, लेकिन आप उससे इस्तेफादा हासिल नहीं करें। बस ये सियासत है आपकी। बस यानी आप इस हक में हैं कि वो जो नहरें निकालने का प्रोजेक्ट इस वक्त बढ़ने की... आपको नुकसान क्या हो रहा है, आप नुकसान बताएं, ये ना कहें कि जी आप क्यों निकाल रहे हैं। अब निकाल, अब ये देखें ना, आप जरा थोड़ा सा आप देखिए, आप बड़े माशाल्लाह ज़ीरक आदमी है, आप समझदार आदमी है, आपके पास सारी मशीनरी आपके पास मौजूद है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे। आप जरा ये देख लीजिए कि आपका जो पानी है जो नाम का रह गया आपके पास, वो कितना पानी जो है आप जाया करके समुद्र में फेंक देते हैं। आपने उससे फायदा नहीं लेना, आपने उससे सियासत करनी। आपने कहना सिंध वालों हमने आपका पानी नहीं इस्तेमाल करने दिया, और सिंध वालों को आपने पीने वाला पानी नहीं देना, लेकिन इस पर आप सियासत करेंगे। अब ये कौन सी सियासत है, कौन सी मंतक है, कौन सी ये पॉलिसी है, ये मेरी समझ से बाला था। और एक लेकिन सर आप समझते हैं कि मजमूई तौर पे डैम्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? हमारे बेशुमार बड़े जो डैम्स हैं उनका पानी इस वक्त डेड लेवल के ऊपर मौजूद है। आप बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि डैम्स का जो सिलसिला है, मुझे आज तक ये भी नहीं मंतक समझ आई। आप क्यों नहीं ये सोचते कि डैम जो रिजर्वायर्स हैं वो रिजर्वायर्स हैं, और रिजर्वायर्स जो हैं वो आपके पास जो हैं इस वक्त,
आप उनसे आप क्या काम क्या ले रहे हैं? आप उसको काम क्या ले रहे हैं? आप बिजली बना रहे हैं, आप अपनी टनल्स खोल देते हैं, आपको पानी की जरूरत है नहीं है, पानी जाया करते जा रहे हैं। पहले तो आप ये छोड़ दीजिए ना, जो मैंने आपसे अर्ज किया उसको आप जरा देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना पानी जो है वो जाके समुद्र में गिर रहा है। आप सिर्फ उसको देखिए जरा। और जहां तक आपकी बिजली बननी है, वो तो रन ऑफ रिवर है, वो सबसे आसान है, सबसे सस्ता है और जल्दी होने वाला काम है। अगर आपने बिजली बनानी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बननी है आपने, वो तो रन ऑफ रिवर है, आप उससे बनाएंगे। आप पता नहीं डैम बनाने के खाने के लिए रोटी नहीं है, डैम बना लें आप। इस तरफ ना जाइएगा जो आप सत्यानाश हो रहा है जो। सर एक चीज़ बताइए, इलेक्शन गुजरे हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, 12, 13, 14 महीने हो गए यार। आपको सर ज्यादा बेहतर पता होगा ना, नताइज आपने भुगते हुए। बाबा मैं हारा जो हूँ मुझे तो भाई पल का पता। तो सर मियां साहब की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया मुलाकात का? नवाज शरीफ सदर हैं, मतलब माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रूए रवा हैं। असल में ना उनको मेरे पास काम, मेरे साथ काम है और ना मुझे उनके साथ काम है। मेरा कौन सा वोट है असेंबली के अंदर? लेकिन सर वो हम तो ये सुन रहे थे कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए वो तंजीमें नौ कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब जो पुलों से पानी गुजर गया, अब लेट हो गया। मेरा ख्याल है, मेरा मानना ये है कि लेट हो गया। अब देखे ना, इलेक्शन को तकरीबन मैंने जैसे आपको किया, दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 12 महीने हो गए। अगली 8 तारीख को 12 महीने हो जाएंगे, 12 नहीं 14 महीने हो जाएंगे। 14 महीने आपने गुजार दिए। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ मियां साहब ठीक सोचते हैं, वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि वो तो मियां नवाज शरीफ का वोट है ना, वो तंजीम का वोट थोड़ी है। इनको कौन वोट देता है यार? तो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो सर वोट तो इस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का था, तो क्या अभी तक जुल्फिकार अली भुट्टो के ही नाम पे पीपल्स पार्टी को पड़ रहा है? आगे भी तो क़यादत आ रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो का बोया वो खाई जा रहे हैं। अब देखे ना, ये मियां साहब का बोया ये कब तक खाएंगे? बस ये एक आध और मैच खेल लेंगे बस, उसके बाद इनका भी हाल वही होगा जब पाकिस्तान टीम का होता है। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां साहब के मंजर से गायब, उसको छोड़ें यार, क्यों? कमाल आदमी है। मैं उनके मुकाबले नहीं आ सकता जी। मैं उनकी सियासत तक, उनकी सोच तक, उनकी अक्ल और फहम तक मैं नहीं पहुंच सकता। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत जीरक आदमी है। मैंने आखिरकार मदरसों में पढ़े हुए हैं, वो तो आपको पता ही, अलग से लेके ये तक सारी सियासत उनको आती है। उनकी सियासत मैं नहीं समझ सका। सर क्या हुआ, बेशुमार मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को दवाम बख्शा है उन्होंने सर। बाजी ये मुस्लिम लीग की बदकिस्मती है। आगे चलें, आप फिर इसे खुशकिस्मती समझते हैं कि जो उन्होंने खुद ही किनारा इख्तियार कर लिया मुस्लिम लीग नून से? उन्होंने कब किनारा कब क्या नहीं किया, बस अपने लिए आते हैं, आके चले जाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वापस। ये बातें सुनानी शुरू कर दी। उनकी भी जो है ना सोच, और उनकी जो मेरा ख्याल में शायद क्या कहेंगे आप, दौड़, वो KPK की हद तक ही है। बस किसी तरह KPK की गवर्नमेंट मिल जाए बस, चाहे वो मैं मेरे कुछ निकल के आ रहा था मुंह से, अच्छा ही हुआ नहीं निकला, रोक लिया। एक तरफ सर आप कहते हैं कि मेरी उम्र गुजर चुकी है, अब मैंने क्या सियासत करनी है। ओ बाबा मैं कायम अली शाह से छोड़ता हूँ, क्या हो गया? नहीं, एक तरफ शेख साहब आप मुख्तलिफ मौक़ों पे कहते हैं मेरी उम्र गुजर चुकी है, अब मैंने क्या सियासत करनी है, दूसरी तरफ अभी आप कहते हैं मेरी अभी उम्र क्या है। वो पता, वो मैं एक मुहावरतन कहता हूँ यार, आप उसको सीरियस ना ले। अच्छा, हाँ, हम तो ये समझ चुके थे कि आप सियासत को खैर बात कहने वाले। ना 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 ना, मुझे और काम कोई नहीं आता यार, मुझे और कोई काम नहीं आता मेरे चंदा। मैं तो यहाँ पे बस दोस्तों के साथ मिल के खुश रहता हूँ, उनकी बातें सुन के खुश रहता हूँ, उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ चल के खुश रहता हूँ। बस ये मेरी खुशी है बस, और मुझे मिलती रहती है। तो अगली बार अगर टिकट इधर से ना मिला तो मैं अल्लाह मियाँ को एप्लीकेशन दे दूंगा यार। अच्छा, अब ये नहीं आज़ाद तस्वुर किया जाएंगे? बस नहीं, मैं आपको एक बात ज़हन में बिठा दूं आपके, कुरान मजीद में खुदावंद करीम ने जो जो कुछ इरशाद किया वो हर हकीकत है।
इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ मेरा रब है। बेशक जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे वो इज्जत दे, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे हुकूमत छीन ले। तो आप ज़हन में रखें कि मैं उसी पे मेरी बड़ी फर्म किस्म का बिलीव है उस पर। जब मुझे इज्जत मिलनी होगी तो मेरे ख्याल में तो चीज मैटर ही करेगी। खुदावंद करीम खुद ही दिलों में तब्दीली कर देता है। और अगर नहीं होगी तो मैं आप मेरे ख्याल में शायद आप फिर तारीख से वाकिफ नहीं है, मैं अल्लाह ने हर चीज मुझे अनायत कर दी है यार। मैं तो इस काबिल भी नहीं था, जो कुछ मैंने देख लिया, जो कुछ मैंने इक़्तिदार। और दूसरा ये है कि जब भी इक़्तिदार में जाता हूँ मैं हालत में ही होता हूँ, मतलब अपोजिशन में ही होता हूँ। इक़्तिदार भी अपोजिशन ही होती है। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।